नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। आज हम देश के उस इलाके का विश्लेषण करेंगे जो गूगल मैप्स पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। इस इलाके का नाम है चूना पोस्ट। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के जवान यहां बहुत कठिन परिस्थितियों में चीन के साथ लगी भारत की सीमा की रक्षा करते हैं। इन जवानों के शौर्य को सलाम करने के लिए हमने अरुणाचल प्रदेश की चूना पोस्ट तक जाने का फैसला किया। आज आप जी न्यूज पर देश की रक्षा करने वाले जवानों के दिल की बात को सुन पाएंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि जिस वक्त आप अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उसी वक्त हमारे देश के जवान किस तरह अपने अपने परिवारों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और आज हम अपने दिवाली स्पेशल डीएनए टेस्ट के तहत भगवान राम के गृह नगर अयोध्या और उनकी रणभूमि श्रीलंका का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और आपको समझाएंगे कि अयोध्या में राम राज्य क्यों नहीं है। और इसके लिए हमारे पास अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक जबरदस्त ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हम तस्वीरों की मदद से यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2016 की अयोध्या 2007 के श्रीलंका से पिछड़ी हुई क्यों है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवान मनदीप सिंह के साथ पाकिस्तान की बर्बरता पर पूरे देश में गुस्सा है। मनदीप सिंह के घर वालों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की है। निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को, अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो हाथों से। कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। मनदीप सिंह कल कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। आतंकी उनका शव क्षत विक्षत कर पीओके चले गए। इस दौरान पाकिस्तान की सेना गोलीबारी करके आतंकियों को कवर देती रही। निश्चय ही एक दुखदायी समाचार है और सब लोग इससे क्रोधित भी हैं। सारा का सारा देश और 125 करोड़ का ये राष्ट्र एकजुट होकर के ये संकल्प किए हुए हैं कि पाकिस्तान को हम एक्सपोज भी करेंगे। मनदीप के साथ बर्बरता पर सेना ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। शहीद मनदीप का अंतिम संस्कार कल सुबह होगा। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में बीएसएफ जवान नितिन सुभाष कोहली भी एक हादसे में शहीद हो गए। 28 साल के नितिन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार को ऑपरेट कर रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया। नितिन महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले थे। कांस्टेबल नितिन सुभाष जो है वो लॉन्ग रेंज वेपन हैंडल करता था और उससे उसने फायर किया। अनफॉर्चुनेटली उसका जो राउंड था वो चैम्बर के अंदर ही ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से जो रिकॉइल हुआ, उस रिकॉइल से उसके कंधे में चोट आई। कश्मीर में शहीद होने वाले बीएसएफ के जितेंद्र कुमार सिंह और सेना के संदीप रावत का आज अंतिम संस्कार किया गया। जितेंद्र को बिहार के रक्सौल में आखिरी विदाई दी गई, जबकि संदीप का अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ। जितेंद्र जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए थे, जबकि संदीप कश्मीर के तंगधार में। पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी महमूद अख्तर की जासूसी नेटवर्क में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने राज्यसभा सांसद चौधरी मुनव्वर सलीम के पीए फरहत को गिरफ्तार किया है। फरहत से पहले शोएब, रमजान और सुभाष जहांगीर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने फरहत की गिरफ्तारी पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर महमूद अख्तर के कबूलनामे के बाद की है। फरहत को हमने अरेस्ट कर लिया और कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन में इसका इंट्रोगेशन हो ठीक से। काफी सालों से ये इन्वॉल्व है। गिरफ्तारी के बाद फरहत को कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। महमूद अख्तर ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में फरहत के बारे में बताया था। महमूद ने बताया था कि वो फरहत से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर मिलता था। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद मुनव्वर सलीम ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने फरहत को पुलिस वेरिफिकेशन के बाद नौकरी पर रखा था। करीब साल भर पहले उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रखा था और रखने से पहले राज्यसभा सचिवालय से जो वैधानिक कार्रवाई होती हैं, जांचें, सारा उनका कराया गया था उस वक्त। कश्मीर के श्रीनगर में आज लोगों ने अलगाववादियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अलगाववादियों की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उनकी वजह से ही घाटी के स्कूल बंद है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से आतंकियों ने अब तक 25 स्कूलों को जला दिया है। स्कूल खुलने चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। स्कूल जलाने से कौन सी आज़ादी हो जाएगी?
छात्रों के घर वालों का आरोप है कि हुर्रियत के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी की पोती के स्कूल में पढ़ाई हो रही है, परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। गिलानी साहब की खुद की जो पोती है, जो DPS दर में जिनने एग्जाम दिया है, तो हमारी बच्चों के लिए ममूनियत क्यों है? हमारे बच्चों ने कौन सी गलती की है? पाकिस्तान में 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली रैली पर रोक लगाने के खिलाफ इमरान खान की पार्टी सड़कों पर उतर आई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रही है। इमरान खान ने नवाज शरीफ सरकार पर खुद को नजरबंद करने का आरोप लगाया है। इधर घर के अंदर तकरीबन हाउस अरेस्ट कर दिया, क्यों किया? कौन से कानून के तहत? इमरान खान का कहना है कि रैली होकर रहेगी। 2 तारीख को इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में आके बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है। भारत ने विशाखापट्टनम वनडे जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज जीत ली है। भारत ने 3-2 से सीरीज पर कब्जा किया। 5वीं और आखिरी वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 270 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन कीवी टीम 79 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 190 रन से मुकाबला जीत लिया। भारत की जीत के हीरो रहे अमित मिश्रा, जिन्होंने 18 रन देकर 5 विकेट लिए। अमित मिश्रा मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज बने। हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत ने सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। भारत और साउथ कोरिया के बीच फुल टाइम तक स्कोर 2-2 से बराबरी पर रहा था, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में कप्तान श्रीजेश ने कोरियाई खिलाड़ी का आखिरी शॉट रोककर भारत को जीत दिला दी। पाकिस्तान ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में मेजबान मलेशिया को 3-2 से हराया। टूर्नामेंट के लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से हराया था। आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद लोग आज भी पटाखे और फुलझड़ियां जला रहे हैं। नागपुर में स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान से 1965 के युद्ध में छीने गए हरमन टैंक पर दिए जलाए। भोपाल में एनसीसी कैडेट ने शहीदों के नाम पर दिवाली के दीप जलाए। शौर्य स्मारक पर भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ एनसीसी कैडेट और बच्चों ने छोटी दीपावली मनाई। छोटी दिवाली पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास पूजा की गई। आज डीएनए में खबरों की शुरुआत किस खबर से की जाए, इसका चयन करते वक्त हमने काफी मंथन किया। आज देश और दुनिया से कई ऐसी खबरें आईं जो विश्लेषण की मांग करती हैं, लेकिन हमारे लिए देश के वीर जवानों से जुड़ी खबर सबसे बड़ी खबर होती है। आज हमने देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर उस इलाके से जुड़ी खबर को प्राथमिकता दी है जिसके बारे में गूगल मैप्स को भी जानकारी नहीं है। ये देश का वो हिस्सा है जहां मौजूद चूना पोस्ट पर आईटीबीपी के जवान बेरहम मौसम की मार झेलते हैं और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उनका सामना भी करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी सीमाएं चीन, म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं। जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा लगी रहती है, ठीक उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद का केंद्र है। मैं और मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भारत और चीन के बॉर्डर पर मौजूद चूना पोस्ट पर पहुंचे, जिसकी रक्षा आईटीबीपी के जवान करते हैं। हम चाहते थे कि दीपावली के पावन पर्व से पहले पूरे देश तक करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात जवानों के दिल की बात जरूर पहुंचे और हमने आप सब की तरफ से भी उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी। हिमवीर के नाम से मशहूर आईटीबीपी के जवान लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा की रखवाली करते हैं। भारत और चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवान 9,000 फीट से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई तक तैनात हैं। आईटीबीपी एक स्पेशलाइज्ड माउंटेन फोर्स है जिसके ज्यादातर ऑफिसर्स और जवान पहाड़ी इलाकों के लिए प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं। वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भी आईटीबीपी के जवानों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 1971 के युद्ध में आईटीबीपी की 2 बटालियंस स्पेशल मिशन पर थी। तब उन्होंने घुसपैठियों के ठिकानों को ढूंढकर तबाह किया था। हिमालय की गोद में बसे इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में
बचाव कार्य के लिए सबसे पहले आईटीबीपी के जवानों को ही बुलाया जाता है, यानी वो ऐसी स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी आईटीबीपी के जवान सबसे आगे हैं। आईटीबीपी के जवान पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए अंगोला, नामीबिया, कंबोडिया और बोस्निया जैसे देशों में भी तैनात किए जा चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश के चूना पोस्ट दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह दूरी इतनी भी बड़ी नहीं है कि वहां तैनात जवानों की जिंदगी में झांकने की कोशिश न की जा सके। हमें उम्मीद है कि तवांग में आईटीबीपी के जवानों के मन की बात सुनकर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। यह डीएनए टेस्ट देश में उन लोगों की मानसिकता पर भी प्रहार करेगा जिन्हें दिल्ली से आगे किसी का दर्द दिखाई नहीं देता और जो सेना और सैनिकों की मंशा पर हमेशा शक करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि चूना पोस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर किसी आम व्यक्ति के लिए पहुंचना असंभव है। उसका पहला कारण यह है कि वहां तक सड़कें नहीं हैं जाने के लिए, और दूसरा कारण यह है वहां की डिफिकल्ट टेरेन, यानी जो आसपास का पूरा इलाका है वो इतना मुश्किल है कि वहां पहुंचना लगभग असंभव है। और दूसरी बात ये कि वहां का मौसम शायद आपको वहां जिंदा नहीं रहने देगा। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2400 किलोमीटर दूर मौजूद तवांग देश का वो इलाका है जिसकी खूबसूरती हर हिंदुस्तानी के सिर का ताज है। हालांकि तवांग की इस खूबसूरती से देश के दुश्मनों को जलन भी महसूस होती होगी। चीन की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर तवांग शहर में आमतौर पर बौद्ध मठ के मंत्रोच्चार सुनाई देते हैं। लेकिन 54 वर्ष पहले 1962 में एक सुबह अचानक ये घाटी गोलियों की आवाजों से गूंज उठी थी। तब चीन की सेना ने मैकमोहन रेखा पार करके भारत पर हमला बोल दिया था। 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई लड़ाई 1 महीने तक चली थी। इसके बाद चीन ने युद्ध विराम का ऐलान किया और अपनी सेना को भी वापस बुला लिया। लेकिन तब तक चीन की सेना इस इलाके तक घुस चुकी थी और यहाँ बड़े इलाके पर उसने कब्जा कर लिया था। 1962 के घाव अब भर चुके हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा में तैनात आईटीबीपी के जवान आज भी दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। इस दौरान उनका सामना सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि उस बेरहम मौसम से भी होता है जो हर पल उनकी जान के पीछे पड़ा रहता है। और ये बात हमें तब महसूस हुई जब हम खुद वहां पर पहुंचे। इसीलिए हमने ये फैसला किया कि हम तवांग में आईटीबीपी की उस चूना पोस्ट पर जाएंगे जिस जगह के बारे में ये बात मशहूर है कि ये गूगल मैप्स पर ढूंढने से भी नहीं मिलती। इस वक्त हम तवांग से चूना पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम एक मी-17 हेलीकॉप्टर में हैं। ये मी-17 का V5 लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और तवांग और चूना पोस्ट ये वो जगहें हैं। आपको याद होगा 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो तवांग पर कब्जा जमा लिया था और चूना पोस्ट इस इलाके में आईटीबीपी द्वारा गार्डेड सबसे आखिरी पोस्ट है और उसके बाद चीन का बॉर्डर वहां से शुरू हो जाता है। आपने सियाचिन की कहानियां बहुत सुनी होंगी। कुछ दिन पहले मैं सियाचिन गया था, लेकिन सियाचिन जैसे ही हमारे और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मीडिया की लाइमलाइट में नहीं आते। वो उतने ही मुश्किल हैं, उतने ही दुर्गम हैं। वहाँ जिंदा रहना उतना ही मुश्किल है जितना सियाचिन में है। जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर इस वक्त हम जा रहे हैं, चूना पोस्ट, वो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और जब हम लैंड करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी हालात तकरीबन ऐसे ही हैं जैसे सियाचिन में होते हैं। लेकिन शायद आज आप पहली बार देखेंगे कि जब आप पूर्वी दिशा में जाते हैं भारत के और वहाँ पर चीनी बॉर्डर पर भारत की आखिरी पोस्ट कैसी दिखती है, वहाँ पर जो हमारे जवान हैं उनका जीवन कैसा है। डीएनए में कुछ समय पहले हम आपको सियाचिन लेकर गए थे। तब मैंने आपको बताया था कि कैसे वहां तैनात जवान हड्डियां गला देने वाली सर्दी में भी
साल के 365 दिनों तक सीना तानकर खड़े रहते हैं। तवांग के चूना पोस्ट के हालात भी कम मुश्किल नहीं है। इन इलाकों में भी साल के 5 से 6 महीने तक जमकर बर्फबारी होती है। बर्फीली हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर के लिए भी यहाँ पर उड़ना आसान नहीं है और इस टेरेन को सबसे मुश्किल टेरेन कहा जाता है अगर हम फ्लाइंग की बात करें। मी-17 हेलीकॉप्टर से सफर करके जब हम चूना पोस्ट पहुंचे तो हमारी सांसों ने भी साथ देना छोड़ दिया। आप भारत की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर आए जहां की हाइट करीब 15,000 फीट हो, जहां आसपास जंगल हो, पहाड़ हो, बर्फ हो, जिंदा रहना मुश्किल हो और वहां आपको तिरंगा लहराता हुआ नजर आए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मुझे लगता है ये तस्वीर देखकर इस देश में जितने भी लोग हमें देख रहे होंगे अभी, उन सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये चूना पोस्ट है जो भारत की आखिरी फॉरवर्ड पोस्ट है चाइना बॉर्डर पर, और जिस वक्त अब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो चीन शुरू हो जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद यहाँ की जो इस वक्त हाइट है वो है करीब 15,000 फीट, लेकिन हमारे जवान यहाँ पर 16-17 हज़ार फीट के आसपास की जो पोस्ट बनी हुई है वहाँ पर भी तैनात हैं। ये जगह हमें ऐसा लगता है कि किसी जैसे लोग 4 धाम जाते हैं, यहाँ आना 4 धाम आने से कम नहीं है। इस पोस्ट के ठीक सामने चीन के इलाके शुरू हो जाते हैं जहाँ हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है और उसकी नज़र यहाँ आने वाले हर व्यक्ति और हर गतिविधि पर रहती है। हालांकि जब हम इस पोस्ट पर तैनात जवानों से मिले तो हमें एहसास हो गया कि देश की सरहद सुरक्षित हाथों में है, आप सुरक्षित हाथों में हैं। ये जवान भी आप ही की तरह जी न्यूज़ देखते हैं और जी न्यूज़ की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बड़े फैन हैं। जब हमने उनसे बात करनी चाही तो उनके दिल की बात उनकी जुबां पर आ गई। सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने दिल्ली से यहां आने की हिम्मत की और आकर के हमारे जवानों के बीच में अपनी उपस्थिति से हमारा हौसला बुलंद किया। चूना एक ऐसा जगह है जहां से हम हमेशा एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप हेलीकॉप्टर से आ रहे थे तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जवान को हमेशा पैदल आना पड़ता है, जंग से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है और आने में कम से कम 2 दिन का समय लगता है और अपना सेल्फ अरेंजमेंट करके वो लोग आते हैं। रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से यहाँ जितने भी संसाधन रसद यहाँ आता है वो सारे रसद हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं। कुछ रसद तो हमें एयर ड्रॉप करके प्राप्त किए जाते हैं और कुछ जैसे आपने देखा कि हेलीकॉप्टर लैंड किया है तो जो लाइट वेट के सामान होते हैं वो लैंड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। जब हम एयर ड्रॉप रिसीव करते हैं तो उसमें काफ़ी सामान डैमेज भी होता है जिसकी भरपाई हमें अपने लेवल पे करनी पड़ती है। तो यहाँ हम तो आपके लिए पूरे देश के लोगों का संदेश लेकर आए हैं कि सब लोग आपको बहुत मानते हैं, पसंद करते हैं और सब लोग जानते हैं कि आप देश के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! तो आपने इतना जोश इतनी ऊंचाई पर शायद कभी देखा नहीं होगा और मुझे लगता है कि जो आपने जय जयकार यहाँ पर सुनी है भारत की, वो आपके कानों में एक संगीत की तरह गूंज रहा होगा। करीब 14 से 15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पोस्ट पर रात में तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी और ये इलाका देश के दूसरे हिस्सों से पूरी तरह कट जाएगा। यहाँ पर पहुँचना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन सरहद की हिफाजत में जुटे इन जवानों को ना तो दुश्मनों की परवाह है और ना ही बेरहम मौसम की। चूना पोस्ट पर हमें सिर्फ 20 मिनट रुकने की इजाज़त थी और इन्हीं 20 मिनटों में हमें इन जवानों के चेहरे की मुस्कान और इनके शौर्य को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था ताकि पूरे देश तक उनकी बात पहुंचाई जा सके। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। तिरंगे के नीचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, मैं और किरण जी, और यहाँ हम उनसे पूछते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर का इंजन आपको नज़र आ रहा है, जिससे आपको आवाज़ आ रही होगी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम है कि हेलीकॉप्टर अपना इंजन बंद नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर ने इंजन बंद किया तो उसके बाद इतनी ठंड में दोबारा इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आवाज़ आपको झेलनी पड़ेगी। किरण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप इतने दुर्गम स्थानों पर हम लगातार यहाँ पर जा रहे हैं, सियाचिन की तरफ सरकार का पूरा फोकस रहता है, लेकिन जब हम ईस्ट में इस तरफ आते हैं तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो एंड व्हाट आर योर ओन ऑब्जर्वेशंस हियर? देखिए, यहाँ दिक्कतें सबसे पहले ये है कि कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, रोड नहीं है। यहाँ पे उन्होंने इंटरनल एक रोड बना के रखा है जो इमरजेंसी में आ जा सकता है, लेकिन यहाँ पहुँचना मुश्किल है क्योंकि ये 14,000 फीट है। यहाँ से हमारा ITBP और आर्मी के जो लोग पेट्रोलिंग जाता है वो करीब 15,000 16,000 फीट से आगे चला जाता है, तो वो बहुत दिक्कतें होते हैं। तो इस वक्त हम लोग ये 14,000 फीट है, यहाँ पे हेलीपैड है और इसमें अभी मैंने जवानों से बातचीत किया, काफ़ी दिक्कतें हैं, कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं वो और भी उनको पहुंचाने के लिए मैं तुरंत और जा करके गृह मंत्रालय में बात करके फिर से अपने अधिकारियों को ठीक ठाक करके मैं काम करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं, जोश बहुत ज़्यादा है। हमारा सिपाही, हमारा जितना भी फौजी है ITBP के और हमारे यहाँ के आर्मी के, जोश बहुत है। हमारे यहाँ के ऑफिसर्स भी बहुत ही अच्छे मूड में है, बहुत ही हाई स्पिरिटेड है। किरण जी, सामरिक दृष्टि से, स्ट्रैटेजी की दृष्टि से, क्योंकि पीछे ही चीन है, उस हिसाब से कितना इम्पोर्टेंस है इस जगह का? ये बहुत ही क्रूशियल जगह है क्योंकि 1962 में भी यहाँ पे लड़ाई हुआ था। ये जब इलाका है ये पूरा बैटल फील्ड था, यहाँ में युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम प्राथमिकता दे करके काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत तो है ही, लेकिन फिटनेस की भी बहुत ज़रूरत है। और यहाँ आने के लिए जो भी मंत्री आए, पॉलिटिशियंस आए या जर्नलिस्ट आए, जवान तो फिट होते ही हैं, उनके लिए फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। और हमारे साथ वन ऑफ द फिटेस्ट मिनिस्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं, तो आपकी फिटनेस यहाँ काम आई आपको? हाँ, बहुत। मैं तो कहीं भी पहुँच जाता हूँ, सिपाहियों के साथ, हमारे फौजियों के साथ मैं रहता हूँ। बहुत फिटनेस ज़रूरी है। मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ समय समय पे। बॉडी सही रहेगा तो काम करने में भी सामान्य रूप से अच्छा रहता है। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। हर पल बदलते मौसम की वजह से Mi-17 हेलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने का भी खतरा था, और अगर ऐसा होता तो फिर वहां से वापसी लगभग असंभव थी। इसलिए हमने ITBP और सेना के जवानों से विदा ली और अपनी मंजिल की तरफ वापस चल पड़े, इस सोच के साथ कि जब पूरा देश दिवाली के दिए जला रहा होगा, उस वक्त भी ये जवान अपने परिवारों से दूर, अपने घरों से दूर, मौसम और दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ही मोर्चा संभाल रहे होंगे। आप यहाँ बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश के सैनिक अपने घरों और परिवारों से दूर रहकर बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आपको अपने परिवार के साथ दिवाली या कोई भी त्योहार मनाने की स्वतंत्रता मिली है, तो ये हमारे सैनिकों की वजह से ही संभव हो पाया है, क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर दिन रात इस देश की और हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस विचार को आधार बनाकर जी मीडिया ने एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है अपने सैनिक अपनी दिवाली। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश के सैनिकों के सम्मान में इस मुहिम का दिया प्रज्वलित किया है। हमारी आपसे अपील है कि इस बार दिवाली पर आप किसी सैनिक के घर जरूर जाएं और वहां उनके परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाएं। इससे सैनिकों और उनके परिवारों को हौसला मिलेगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश के सभी नागरिक देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के कर्जदार हैं। इसलिए सैनिकों और उनके परिवारों की भावनाओं का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं इस बार कि आप सैनिकों के घर जाइए और अपने प्यार और सम्मान से वहां उनके घरों को और रोशन कीजिए। हमारे सैनिक सीमा पर इस दिवाली पर भी रहेंगे, शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए तत्पर रहेंगे, इसलिए ताकि हम और आप दिवाली अच्छे से मना सकें, खुशियों से मना सकें। तो हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता क्या कि दिवाली पर हमारे उस सैनिक के परिवार की भी कुछ अपेक्षाएं हैं। उनको भी लगता होगा कि मेरा जो भाई या पिता या पति
जो सीमा पर गया है वो भी मेरे साथ रहे। भले ही हम उसको तो ना ला सकें, उनसे मिला सकें, लेकिन हम उनके भाई या पिता या मित्र बन के हम क्यों ना उनके कुछ प्रश्नों का हल ढूंढें। उनके मन में भी प्रश्न होता होगा कि कोई तो मेरे लिए दिवाली के उपहार लाए, कोई तो मेरे लिए दिवाली के पटाखे या दिए लाए, कौन लाएगा? कौन मेरे लिए इस बार मिठाई लाएगा? कौन मेरे लिए कुछ कपड़े बनाएगा? तो इसलिए हमें अपने घर के आसपास जहाँ हम रहते हों उसके 10-5 किलोमीटर के दूर भी ढूंढने चाहिए। हम हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज़ की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाएं, भले 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास सुविधा हो तो हो सके तो उनको अपने पास बुला लीजिए।